तो ब्रिटेन फॉरेन पॉलिसी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग सुने होंगे कि ब्रिटेन है या फिर यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, या फिर ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो क्या डिफरेंस है इन सब में? एग्जैक्टली ये सेम चीज़ें नहीं होती हैं, ये मोटा मोटी तौर पे हम लोग कह देते हैं। तो इस वाले स्लाइड को आप लोग पढ़ लीजिएगा क्लास के बाद, तो उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। इतने छोटे में ही समझा दिया गया है, ठीक है। तो क्लास के बाद ये आप लोग बहुत सिंपल चीज़ है, खुद से समझ लीजिएगा, पढ़ के समझ में आ जाएगा। और ये मैप है, और ये छोटा सा है, इसमें आगे इसको बड़ा मैंने किया हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड में तो ये है ब्रिटेन का, ये यहाँ पे है ब्रिटेन, छोटा सा, इतना छोटा है ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। देखिए ये हम लोग का इंडिया है। तो ब्रिटेन कितना छोटा है, और उसने जो है एक समय में इतना पावरफुल था कि पूरी धरती पे जो 1/4 हिस्सा उसका कब्जा था। ऐसा कहा जाता था कि जो है ब्रिटेन के जो साम्राज्य है उसमें कभी भी सूरज जो है अस्त नहीं होता। उसका मतलब ये है कि इतना बड़ा था, ग्लोब पे इतने जगह था उसका साम्राज्य कि एक जगह अगर डूबता भी था सूरज तो दूसरे जगह उदय हो जाता था उसी के साम्राज्य में। इधर भी ब्रिटेन का कब्जा, अफ्रीका में भी, एशिया में, ये सब। और जानते हैं आप लोग कि जो है अमेरिका भी कॉलोनी था उसका एक समय में। तो इतना वास्ट था उसका एम्पायर एक समय में। ये है पूरा ब्रिटेन का जो है डिवीज़न किया गया है, जो मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि इंग्लैंड और ये सब जो है कितने हिस्से हैं, क्या है, किसको कहते हैं। तो इस वाले मैप से और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वेल्स है ब्रिटेन के अंदर ही, आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, ठीक है। ये सब आप लोग जो है क्लास के बाद ध्यान से देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है ब्रिटेन का कुछ ब्रिटेन की विशेषता देख लेते हैं, उस कंट्री का क्या है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भी पढ़ा रहे थे तो वही मैंने एग्जांपल दिया था ब्रिटेन का, कि जैसे इंडिया का ऑर्गेनाइज तरीके में एक समय में बैठ के ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टमेटिक पूरा लिखा हुआ है एक बुक के रूप में, ब्रिटेन का वैसा नहीं है। ब्रिटेन में जो है ऐसा है कि और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या है कि जो वहाँ के कन्वेंशंस हैं, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, इन सब का जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण स्थान है ब्रिटेन में। तो वो सब जो है वो इस तरह से कागज में लिख के रखा हुआ है, एक जगह संग्रहित करके रखा गया है। और जो वहाँ का ब्रिटेन का जो है जुडिशियरी है वो बहुत ही उसका भी इम्पोर्टेंट स्थान है। तो वो भी जो जजमेंट्स पास करते हैं तो वो आने वाले समय में उसको भी रूल की तरह माना जाता है। तो वो डिसीजंस भी जो है एक जगह संग्रहित करके एक साथ रखे जाते हैं। तो उस टाइप से है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ पे। आप लोग जानते हैं कि वहाँ की जो रानी है, जो क्वीन है, वो हेड है, नॉमिनल हेड है, और जो रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसको बोलते हैं, यानी कि मोनार्की है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में जैसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, उस तरह से उसके अपोजिट है वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जो पावर्स मिला हुआ है स्टेट्स को सेंटर के जो द्वारा, तो वो जब चाहे वो शक्ति को वापस खींच सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट का पावर जो है जब मन करे सेंटर का तो अपने पास खींच के अपने पास रख ले, ऐसा नहीं हो सकता है।
तो ब्रिटेन में ये चीज़ है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो क्लासिफिकेशन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट करते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन है एक तरीके से यूनिटरी और फेडरलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है कि वहाँ की पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन की बहुत स्ट्रांग है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो सब कुछ कर सकता है, बस लड़का को लड़की में और लड़की को लड़का में चेंज नहीं कर सकता है, बाकी सब कुछ कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के पार्लियामेंट का कितना जो है स्ट्रांग पोजीशन है। और अमेरिका के बारे में ऐसा कहा जाता है, यही इस तरह का सेम कहा जाता है कि अमेरिका में जो जुडिशियरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ब्रिटेन में स्ट्रांग पार्लियामेंट कहने का मतलब है कि जैसे इंडिया में भी पार्लियामेंट है और जुडिशियरी है, तो पार्लियामेंट कोई भी फैसला देती है तो अगर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है या कुछ ऐसा है तो ओवर रूल भी कर सकती है उसको, जो है जुडिशियरी उसको नलीफाई भी कर सकती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन ब्रिटेन में जो है ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट वहाँ की बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटेन एक समय में सुपर पावर था और अभी भी जो है मेजर पावर है। हम लोग मेजर पावर के तहत ये 5 जो हम लोग कंट्रीज़ का पढ़ रहे हैं तो उसमें ब्रिटेन है, तो जाहिर सी बात है कि अभी भी ये मेजर पावर है। और ये इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 ही मेंबर होते हैं आप लोग जानते हैं, उसमें ब्रिटेन है, तो यानी कि एक मजबूत कंट्री है तभी उसमें है। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज उसमें होना चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया होना चाहता है, जापान होना चाहता है, हमने देखा ब्राज़ील होना चाहता है, लेकिन जो है अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। तो ब्रिटेन जो है अभी भी मेजर पावर है। और कल मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ाते वक्त कि ब्रिटेन ने जब आज़ादी दी अपनी कॉलोनीज़ को, जो कॉलोनियल जो कॉलोनीज़ थी, जैसे इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, ये सब, तो एक उन्हीं की इच्छा से, ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध, तो उनकी एक ऐसा रखा गया कि नॉमिनल टाइप से एक बॉडी बना के रखा गया, जैसे कॉमनवेल्थ ऑफ गेम्स सुनते होंगे, तो उसमें वही सारे कंट्रीज हैं जो कि एक समय में ब्रिटेन के कॉलोनीज थे। ठीक है, तो इसका कोई बहुत लीगल सिग्निफिकेंस नहीं है कॉमनवेल्थ का, एक नॉमिनल है, एक कह सकते हैं सेंटिमेंटल, इस तरह से जो है कि हाँ ब्रिटेन एक समय में इनका जो ब्रिटेन जो है उनके कॉलोनीज थे और उनका एक ये समूह है कॉमनवेल्थ। लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है मैंने, सॉफ्ट पावर, भले ही ब्रिटेन सुपर पावर से मेजर पावर पे आ गया हो, उसकी शक्ति पहले की अपेक्षा घटी हो, लेकिन अभी भी इसका सॉफ्ट पावर जो खासकर अगर बात करें, अगर हार्ड पावर को थोड़ा साइड में रख दें, तो अभी भी ब्रिटेन का सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है। एक समय में इतना सिक्का चलता था, तो उसका जो एक रुतबे का और जो बोलते हैं कि जो एक इज्जत की निगाह से जो ब्रिटेन का अभी भी बहुत बना हुआ है उसका, और सॉफ्ट पावर उसका अभी भी बहुत चलता है। जैसे आप देख लीजिए कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश भाषा जो है वो कितना ज़्यादा सर्वमान्य है, और ये ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस ही कहा जा सकता है सॉफ्ट पावर। और जो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह, वहाँ सभी पढ़ना चाहते हैं, तो उसका ये पावर है। जो कल्चर है, जिस तरह से वहाँ लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब लोग उसको जो है एक स्टैंडर्ड मानते हैं, तो ये उसके सॉफ्ट पावर का जो है मैजिक है। तो ये फीचर्स ऑफ ब्रिटेन हो गया। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो अभी तक तो पूछ लीजिए। मैम सेकंड लाइन को क्या क्लियर है? बताइए? सेकंड लाइन कंसेशनल मोनार्की। आवाज कम आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है किसी ने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है। जी मैम, जी मैम। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब होता है कि जो राजा या रानी का शासन। हाँ मैम। तो आप जानते हैं कि ब्रिटेन में रानी का शासन है, लेकिन जी। ऐसा नहीं है कि तानाशाह या कुछ ऐसा नहीं है, उस पे बंदिश है। तो जहाँ पे बंदिश रहती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्योंकि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन तो है, जी। तो वहाँ पे जो रानी का पावर है वो लिमिटेड है, वो नॉमिनल है। एक बोलते हैं रियल, एक बोलते हैं नॉमिनल, कि नाम भर का एक रखा गया है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, वो नॉमिनल हेड है। ठीक है, जी। हमारे यहाँ तो वैसे रिपब्लिक है, जी लेकिन मैम। वहाँ पे मोनार्की है। तो हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति नॉमिनल है,
और रियल जी पावर मैम। जिनके पास है प्रधानमंत्री के पास, उसी तरह से वहां भी है। इंस्टीट्यूशनल जी मोनार्की जो है कि नॉमिनल हेड जो है वो रानी है और रियल हेड जो है एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नमेंट के कौन है, प्राइम मिनिस्टर। जी मैम। क्लियर है? जी मैम, थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े। जी मैम। कौन कौन से देश में? तो करंट में जो फॉरेन पॉलिसी पढ़ने से पहले हम लोग अभी तक जो है देखते आए हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार तक जो है ब्रिटेन का क्या पोजीशन था वर्ल्ड में, कितना पावरफुल था या क्या था, थोड़ा सा वो देखते हैं। तो आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो ब्रिटेन में ही हुआ था। ठीक है, जो इंजन और ये सब का जो आविष्कार है मशीन का, उस तरह से, तो ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे हुआ था। इसका मतलब ये है कि उसके पहले क्या हो रहा था कहीं भी पूरे वर्ल्ड में या फिर ब्रिटेन में भी, कि जितनी जरूरत थी उतना ही सामान बनता था हाथ से। ठीक है, तो लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद हुआ कि मशीन तो थकती नहीं है, वो तो कितने घंटे भी चल सकती है। तो जितनी जरूरत थी उस देश की उससे ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। तो ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो भाई उसको बेचना भी है अब दूसरे जगह, दूसरे कंट्री में। तो दूसरे कंट्रीज में बेचने के लिए फिर वो लोग इंडिया भी आए व्यापार करने के लिए ही, माल बेचने के लिए। फिर वहाँ पे जहाँ जहाँ कमजोर था, जो वहाँ शासन कर रहे थे लोग, जैसे इंडिया में जो राजा लोग शासन कर रहे थे, आपसी फूट था, तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे अंग्रेजों ने उनको हरा के अपना शासन भी शुरू कर दिया। तो आप लोग जानते हैं ये सब चीज़। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और उसका फायदा ब्रिटेन को मिला पावरफुल बनने में। उसके बाद जो नेवल पावर है, यानी कि नेवी का जो पावर है, आप जानते हैं कि नाव को खींचने के लिए, पावरफुल नाव जहाज को खींचने के लिए भी जो है पावरफुल इंजन की ज़रूरत होती है। तो ब्रिटेन में चूंकि वो सबसे शुरू में ही आविष्कार सबसे पहले हुआ था, तो वो नेवी में भी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि उस समय हवाई जहाज तो थे नहीं। तो जो सबसे फास्ट जो है चलने का माध्यम जो है और समुद्र को पार करके दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना, जैसे कि एशिया में हो गया, चाहे अफ्रीका में हो गया, तो उसके लिए जो है नाव चाहिए, मजबूत नाव चाहिए पावरफुल इंजन के साथ। तो इसी दम पे नेवी के दम पे जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गया ब्रिटेन। फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले की हम लोग बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले तक क्या स्थिति थी। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मान सकते हैं आपकी 1600-1700 के लगभग में माना जाता है, कि एक दिन में तो हुआ नहीं था, धीरे धीरे ये ऐसे हुआ था। तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसके पहले तक हम लोग लगभग बात कर रहे हैं। तो उसका नेवी पावर बहुत स्ट्रांग था। नेक्स्ट पॉइंट है, कवरिंग 1/4 ऑफ द ग्लोब, सन डिड नॉट सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। वही मैंने बताया कि इतना ज़्यादा ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटेन इतने ज़्यादा जगह जो है कब्जा कर चुका था, उसकी कॉलोनीज थी, कि पूरे जो वर्ल्ड का जो है 1/4 जो हिस्सा है वो उसके हिस्से का वो मालिक था एक तरीके से। अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, इवन साउथ अमेरिका में भी कुछ। तो इतने जगह, मतलब कोई मुश्किल से ही कोई ऐसा जगह कॉन्टिनेंट था जहाँ पे उसका शासन नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अफ्रीका कह रहे हैं या फिर पूरा का पूरा एशिया कह रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं 1/4 लगभग। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन वॉज द वर्ल्ड्स फोरमोस्ट पावर ड्यूरिंग द 19th century and early 20th century, most notably during the so-called Pax Britannica, a period of totally unrivaled supremacy and unprecedented international peace during the mid to late 1800। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन जो है एक तरीके से संसार का शुरुआती में जो है सबसे मजबूत कंट्री में से एक था, फोरमोस्ट पावर। और 19वीं शताब्दी के दौरान, यानी कि जो 1800 समथिंग इस तरह से करके है, और इवन अर्ली 20th सेंचुरी यानी कि 1900
50 के पहले तक, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक भी जो है वो बहुत पावरफुल कंट्री था। और एक फेज है, एक पीरियड है जिसको कहा जाता है पैक्स ब्रिटानिका। आप लोग क्लास के बाद गूगल करके या पढ़िएगा या कहीं से भी, तो इसका मतलब समझ में आया कि ये इस पीरियड के दौरान, पैक्स ब्रिटानिका के दौरान, ये इसमें ब्रिटेन वर्ड देख सकते हैं, तो जो है ब्रिटेन कितना पावरफुल था ये वर्ड ही डिस्क्राइब करता है कि पैक्स ब्रिटानिका, जो कि माना जाता है कि 1850 तक भी जो देखा जाए तो इतना पावरफुल था, मतलब सबसे पावरफुल था एक तरीके से देखा जाए, सबसे पूरे वर्ल्ड में। छोटे मोटे उभर रहे थे, जर्मनी वगैरह ये सब उभर ही रहे थे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं कम थे। सबसे पावरफुल एक तरीके से कहा जाए तो ब्रिटेन इस समय के दौरान तक था। अनम्यूट कर रही हूँ, अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछिए। क्लियर है? यस मैम। आगे बढ़े जी। चलिए आगे बढ़ रही हूँ मैं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी का आप लोग जो थ्योरी है थोड़ा खुद से भी देखना चाहिए। वैसे तो उसका मैंने स्लाइड बना रखा है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है, जब क्लास में जो है आरा में क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने कुछ कुछ बताया था कि उसका थ्योरेटिकल बेस क्या है। तो आप लोग को पढ़ना चाहिए कि आखिर फॉरेन पॉलिसी का बेस क्या है, कि क्या डिसाइड करता है किसी कंट्री का फॉरेन पॉलिसी क्या हो। तो उसमें एक अहम जो भूमिका होती है वो नेशनल इंटरेस्ट का है, कि किसी देश के हित में, राष्ट्र हित में क्या है, उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि उस देश का फॉरेन पॉलिसी कैसा हो। ठीक है, इंटरनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो वो थ्योरेटिकल आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, हर बुक में फॉरेन पॉलिसी में स्टार्ट होने से पहले वो रहता ही है, तो आप लोग को कहीं भी मिल जाएगा या नेट पे भी। तो ब्रिटेन का नेशनल इंटरेस्ट क्या था जो डिसाइड करता था कि फॉरेन पॉलिसी कैसा हो। तो ब्रिटेन आप लोग जानते हैं कि यूरोप में पड़ता है, ग्लोब पे आप लोग देखिए मैप पे। तो इसमें सेकंड पॉइंट है, प्रिवेंट यूरोप बीइंग डोमिनेटेड बाय वन पावर बाय प्रिजर्विंग द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप। ठीक है, तो ब्रिटेन जो है इकलौता एक तरीके से सुपर पावर था काफी समय तक, मैंने पिछले स्लाइड में बताया। और दूसरा कोई भी कंट्री जो है उभर रहा था अगर, तो ब्रिटेन बहुत सावधान था। और बैलेंस ऑफ पावर एक वर्ड है, बैलेंस ऑफ पावर मतलब है कि कोई भी एक इतना पावरफुल ना हो जाए कि जो है बाकी कंट्रीज के लिए खतरा महसूस होने लगे, तो बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं इसको। इसको भी आप लोग देखिएगा वर्ड, ये थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में हेजेमनी, बैलेंस ऑफ पावर, ये सारे वर्ड्स आते हैं, ये सब भी पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप द पार्ट ऑफ यूरोप क्लोजेस्ट टू ब्रिटेन, बेल्जियम एंड नॉर्दर्न फ्रांस आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एनी बिग पावर। ठीक है, तो जो ब्रिटेन तो यही चाहेगा कि दूसरा कंट्री उभरे नहीं, और अगर जो उभर रहा है तो उसको अपने साइड में रखें और सबसे पावरफुल बने रहें। और दूसरे कंट्री जो हैं बेल्जियम या फिर और सब जो है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है किसी और कंट्री, बाहरी कंट्री का ना रहे, ब्रिटेन ही कुल मिला के पावरफुल बना रहे। कोई भी कंट्री यही चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवल कंट्रोल ऑफ द चैनल, नॉर्थ सी एंड मेडिटेरेनियन, नेवल सुप्रीमेसी टू डिफेंड यूके प्लस एम्पायर। तो आप जानते हैं कि नेवी का जो है कितना पावरफुल था, ब्रिटेन का नेवी कितना पावरफुल था। तो जितने भी ये चैनल्स हैं, चैनल्स मतलब वाटर बॉडीज हैं जिस पे नाव चलती है, नॉर्थ सी हो गया, मेडिटेरेनियन हो गया, ये सब पे जो है ब्रिटेन ने जो है सुप्रीमेसी बना के रखी थी अपने नेवी के माध्यम से, और उसी को कंटिन्यू करना चाहती थी। जाहिर सी बात है दूसरे कंट्रीज भी जो है कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है ब्रिटेन ने अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह से रखी हुई थी कि जो है वो उसकी सुप्रीमेसी बनी रहे। ये तो यूरोप के अंदर हो गया स्थिति, और यूरोप से बाहर क्या स्थिति है, कंट्रोल सी रूट्स टू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आप जानते हैं कि इंडिया वगैरह जो है उसकी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो जो है ये जो इनके पहुंचने का माध्यम ब्रिटेन से जो है वो सी रूट था, और काफी लंबा था, बहुत बहुत दिन लग जाते थे। तो ये रूट को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना, ये सब जो है ब्रिटेन अपना फॉरेन पॉलिसी ऐसे बना के रखता था
कि जो है इस सी रूट की सुरक्षा हो, उसको कंट्रोल करे वो, ताकि आसानी से जो है व्यापार हो सके या नाव आ जा सके, कोई खतरा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कीप रसिया फ्रॉम थ्रेटनिंग इंडिया, मिडिल एंड फार ईस्ट। एक समय में ऐसा आया जो है कि रसिया भी जो है यूएसएसआर पावरफुल कंट्री के रूप में उभरने लगा, और आप जानते हैं कि जो यूएसएसआर है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है यूरोप में पड़ता है, और यूराल माउंटेन उसको अलग करता है, जो हिस्सा यूरोप में पड़ता है और एशिया में। तो इसको मेन जो है यूरोपियन पावर ही मानते हैं रसिया का, भले ही कुछ हिस्सा इस तरह से एशिया में भी आता है, लेकिन मेनली इसको यूरोपियन पावर ही माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो है एशिया के कितने समीप है। आप यहाँ पे मैप पे देखिए, ये है रसिया, यूएसएसआर, ये सब मिला के यूएसएसआर होता था। अगर रसिया की भी बात करिए यूएसएसआर की, तो आप देखिए कि ब्रिटेन यहाँ है, अब वो यहाँ से ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर से आने का माध्यम जो है नहीं था। बाद में सुएज कैनाल खुला और ये सब हुआ तो थोड़ा आसान हुआ, लेकिन फिर भी जो है रसिया का कितना नजदीक है एशिया के पास। तो वो जैसे जैसे पावरफुल होने लगा तो वो तो यही चाहेगा कि इसका प्रभाव जो है एशिया पे हो। ये चाइना हो गया, ये जो है इंडिया हो गया, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए, ये जापान हो गया, इस तरह से। तो ब्रिटेन जो है ये काफी दूर है, तो उसको दूर ही रखना चाहता था रसिया। तो अब ब्रिटेन जो है पहले से यहाँ पे है, तो वो तो यही चाहेगा कि रसिया को कैसे जो है पावर को मिनिमाइज करे, उसके इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को इधर ना फैलने दे। समझ गए? तो ये उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा था कि रसिया को यूएसएसआर जो है वो जो उसकी कॉलोनीज है ब्रिटेन की, उसके प्रभाव से जो है रसिया के प्रभाव से ब्रिटेन जो है अपनी कॉलोनीज को बचा के रख सके, खासकर एशिया में। इसमें लास्ट पॉइंट है रिमेन वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट नेवल पावर, और फिर उसकी ये भी कोशिश रही कि नेवी के दम पे ही वो पूरे दुनिया में उसका डंका बज रहा था और इतने जगह को जीत चुका था। तो वो जो है इकलौता जो है या सबसे मजबूत नेवल पावर जो है बन के रहना चाहता था। तो ये ब्रिटेन के नेशनल इंटरेस्ट थे, और इन्हीं सब के आधार पे फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती थी ब्रिटेन की फर्स्ट वर्ल्ड वार तक। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है एक तरीके से जो कॉलोनीज हैं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो है शक्तिशाली बनने शुरू हो चुके थे, और ये इन लोग की कॉलोनीज भी बनना, ये लोग जो है जितना जगह जगह शुरू कर चुके थे। आप जानते हैं कि इंडिया में फ्रांस भी आया, ठीक है, और पुर्तगाल वो भी आया यहाँ पे शासन करने के लिए कुछ हिस्से में, और इस तरह से करके। तो ये सब आपस में इन लोग की लड़ाई झगड़ा होते रहते थे कि ये एरिया है मेरा है मेरा है। किसी एरिया पे पता चला 3 कंट्री ने क्लेम कर दिया, जर्मनी ने भी, फ्रांस ने भी, ब्रिटेन ने भी, तो लड़ाई तो निश्चित है। तो इसी सब चक्कर में, कॉलोनीज के चक्कर में लड़ाई हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेके 18 तक की, आप लोगों को पता है। तो लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई हो गई तो उसके बाद देखते हैं जस्ट बाद क्या स्थिति बनी, आखिर लड़ाई का क्या परिणाम जो है। ये आप लोग जानते हैं कि लड़ाई का परिणाम ये रहा कि ब्रिटेन जीत गया फिर से, तो एक तरीके से वो पावरफुल बना रहा। और तो देखते हैं पॉइंट्स में कि क्या है। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या क्या है, क्या स्थिति बनी। फर्स्ट पॉइंट है एज यूएस एंड जर्मनी सरपास्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ब्रिटेन्स डिक्लाइन इन दिस फील्ड वाज कंपनसेटेड बाय इट्स एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड। तो जैसा कि मैंने बताया कि और भी कंट्रीज जो हैं वो तो सोई हुई थी नहीं, वो भी जो है शक्तिशाली बनने की कोशिश कर ही रही थी लगातार। तो जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो है यूरोप में पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे थे, तो जर्मनी एक उभरा, फ्रांस, पुर्तगाल, ये सब भी धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे। और यूएस यानी कि अमेरिका, आप जानते हैं कि ब्रिटेन से 1776 में आज़ाद हो गया, 1776 में। तो आज़ाद होने के बाद जो है उसने भी अपने आप पे बहुत काम किया मजबूत बनाने के लिए, और फिर वो बहुत मजबूत बन गया यूएस। अभी देखेंगे कि आगे कितना मजबूत बन गया, और फिर ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया। तो अभी फिलहाल फर्स्ट वर्ल्ड वार के जस्ट बाद ये स्थिति बनी कि
जो अमेरिका और जर्मनी में वहाँ पे भी बहुत मास प्रोडक्शन होने लगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा, इंडस्ट्रीज में खूब प्रोडक्शन होने लगा। तो ब्रिटेन में जितना हो रहा था उससे ज़्यादा वहाँ होने लगा, ठीक है। और इस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अमेरिका और जर्मनी इवन जो है ब्रिटेन से भी आगे निकल गए। और लेकिन ब्रिटेन ने ये समझदारी चालाकी की थी कि जहाँ जहाँ उसकी कॉलोनीज थे या फिर वर्ल्ड में जो उसका व्यापार था उसको उसने सिक्योर करके रखा था। तो भले ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ, लेकिन उधर से आप जानते हैं कि इंडिया से कितना सोना गया, पैसा गया, ये सारी चीज़ें, तो लूट कहें या फिर फॉरेन ट्रेड कहें, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ये सब इसके आधार पे जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भले ही उसमें थोड़ा कम हुआ हो ब्रिटेन का, लेकिन अभी भी उसका दबदबा बना हुआ था फॉरेन ट्रेड के आधार पे जो पूरे वर्ल्ड में उसका चल रहा था। आप जानते हैं कि इंडिया में जो भी यहाँ पे कॉटन का जो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सब जो है ब्रिटेन ने एक तरीके से उसको बंद करवा दिया और अपना जो मशीन से बनता था कपड़ा उसको बेचना शुरू कर दिया। तो ये सब जो है फॉरेन ट्रेड जो है विदेशी व्यापार, ब्रिटेन उस दम पे अभी भी जो है इसका दबदबा कायम रहा वर्ल्ड में। सेकेंड पॉइंट है, it had the largest share of world trade, losing this position to US only at the advent of Cold War। तो वर्ल्ड ट्रेड में जो इसका हिस्सा था ब्रिटेन का वो सबसे ज़्यादा था, ठीक है। और ये कब तक नंबर 1 पे रहा इस मामले में, वर्ल्ड ट्रेड में नंबर 1 कब तक बना रहा? कोल्ड वार के शुरुआत होने के समय तक। अब कोल्ड वार कब शुरुआत हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद 1945 के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, ये आप लोग को मालूम है। तो आप देख सकते हैं कि 1945 या उसके जस्ट बाद जो कोल्ड वार शुरू हुआ तब तक भी जो है वर्ल्ड ट्रेड में नंबर 1 बना हुआ था। और उससे अगर आगे निकला कोई कंट्री इसके बाद तो अमेरिका था। तो कोल्ड वार जो है उसके समय में अमेरिका नंबर 1 बन गया और सेकंड कौन हो गया? ब्रिटेन हो गया। लास्ट पॉइंट है इसमें, the country continued to be widely considered a superpower till second world war। जैसा कि मैंने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक जो है भले ही उसका पावर कम होता जा रहा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार तक भी वो सुपर पावर था। उसके बाद मेजर पावर में बदल गया, उसकी शक्ति थोड़ी कम हो गई। तो सुपर पावर कब तक था? इवन सेकेंड वर्ल्ड वार तक भी ये सुपर पावर था, ठीक है। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई बोलिए भाई। यस मैम। जी मैम। क्या मन नहीं कर रहा क्या? कर रहा है मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। यस मैम। तो ये आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या सिचुएशन था वो हमने देख लिया। अब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये सारी स्थिति बन रही थी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 में हुआ, 1939 से लेके 45 तक चला। तो उसके बाद क्या स्थिति बनी सेकेंड वर्ल्ड वार तक? ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या है कि 1919 से लेके 1945 तक ये स्थिति थी, हमने देख लिया। अब 1945 के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या स्थिति थी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, डीलिंग विद डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस इन इट्स कॉलोनीज, फॉर एग्जांपल इंडिया। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मांग तो आज़ादी की जो कॉलोनीज थे ब्रिटेन के, चाहे और भी कंट्री के कॉलोनीज के में आज़ादी की मांग उठ रही थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने तक ये एकदम प्रचंड रूप पकड़ लिया था। आप इंडिया में भी देखें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, याद है? तो जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होते होते जो है कि कॉलोनीज में ये पूरा एकदम प्रचंड पकड़ लिया, जोर पकड़ लिया ये मांग कि हमें आज़ादी दी जाए। तो एक तो ये बात थी, तो ये इसको डील करना पड़ रहा था ब्रिटेन को, इससे फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से रख रहा था। कोई भी यही चाहेगा कि कोई कंट्री उसके पकड़ में है, उसके हाथ के नीचे है, उसके कंट्रोल में है, उसको कोई क्यों छोड़ना चाहेगा, ठीक है। तो उसकी सारी शक्ति उसमें झोंकी हुई थी
कि जो है आज़ादी ना देना पड़े, वो कंट्री उसके अंडर में बना रहे, तो फॉरेन पॉलिसी इसके हिसाब से चल रही थी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमी वीक आफ्टर फाइटिंग 2 वर्ल्ड वॉर्स एंड डीकोलोनाइजेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार अभी तक हो चुका है और ब्रिटेन दोनों वर्ल्ड वार लड़ के उसके बाद उसमें इतने पैसे लगते हैं, जान माल की हानि होती है, सब कुछ जो है, तो उसकी जो इसके चलते जो है उसका इकोनॉमी जो है धीमा पड़ने लगा ब्रिटेन का, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो गया था, और भी कंट्रीज उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जर्मनी और अमेरिका वगैरह, ये हमने देखा। तो इकोनॉमी जो है वीक हो गई थी 2 वर्ल्ड वार लड़ने के बाद ब्रिटेन की, और डीकोलोनाइजेशन जो आज़ादी की मांग पकड़ रही थी, यानी कॉलोनीज को आज़ाद किया जाए, तो ये सब चीज़ भी जो है उसकी शक्ति को कम कर रही थी, क्योंकि जो है ब्रिटेन को वहाँ भी जो है खर्च करना पड़ रहा था अपनी शक्ति, पैसे की जो है उस चीज़ को दबाने के लिए, और ये सब चीज़ जो है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है रिट्रीट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स ऑन लैंड एंड ओशंस। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन हम देख सकते हैं कि कमजोर पड़ता जा रहा है। तो अब इतने जगह फैला हुआ था, तो अपने को थोड़ा समेटना पड़ेगा, है ना, या फिर आप वहाँ पे हार जो है आपको बुरी तरीके से जो है हमले हो, या फिर आपको जो है बेइज्जती झेलनी पड़े, तो उससे बढ़िया आप थोड़ा समेट लीजिए, जहाँ पे आप मजबूत रह सके उतना ही जगह पैर फैला के रहिए। तो रिट्रीट मतलब होता है वापसी। तो आप जानते हैं एशिया में भी कई जगह उसको जो आज़ाद करना पड़ा, वहाँ से उसकी वापसी हुई ब्रिटेन की, वो इंडिया आज़ाद हुआ। और ये सब इंडियन ओशन वगैरह में भी बहुत स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से जो कई आइलैंड्स होते हैं या जगह होते हैं जहाँ से नज़र आप रख सकें, और तो उसको स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स बोलते हैं, कि जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस वगैरह हैं। जैसे एक मार्शल पॉइंट है, मुझे याद आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब जगह भी जो है उसको खाली करना पड़ा धीरे धीरे, चाहे ज़मीन पे हो, ऑन लैंड, या फिर ओशन, या फिर समुद्र में हो। और हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो है ये वापस हो रहा था, लेकिन अमेरिका जो है, अमेरिका और ब्रिटेन की जो आपसी समझ थी वो काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। तो ब्रिटेन जो है एक तरीके से अमेरिका को वहाँ पे जो है वहाँ पे रख के, और वो खुद वापस हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है इन बाइपोलर वर्ल्ड ब्रिटेन was with US the सुपर पावर। आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ऐसी स्थिति बनी कि दो जो है खेमा बना, एक कम्युनिस्ट खेमा और एक कैपिटलिस्ट खेमा, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो और इसको 2 सुपर पावर लीड कर रहे थे, एक USSR, ठीक है, और US, 2 ही सुपर पावर बच गए। ब्रिटेन अब सुपर पावर का पोजीशन लूज कर चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो बाइपोलर वर्ल्ड यानी कि 2 महाशक्तिशाली कंट्री, जिसके पीछे बाकी कंट्रीज जो हैं इस तरह से हैं। तो मोटा मोटी ये स्थिति बनी। तो कम्युनिज्म का एक खेमा था और एक कैपिटलिज्म का था। तो कैपिटलिज्म का खेमा को कौन लीड कर रहा था? तो अमेरिका, US लीड कर रहा था, और ब्रिटेन जो है उसके खेमे में था। और इसमें लास्ट पॉइंट है द सुएज कनाल क्राइसिस एक्सपोज्ड इट्स डिक्लाइनिंग पावर। एक सुएज कनाल क्राइसिस करके एक घटना हुई थी, मैं चाहूंगी क्लास के बाद आप लोग पढ़ें कि ये क्या है सुएज कनाल क्राइसिस। इस घटना ने जो है वो ब्रिटेन कमजोर पड़ चुका है, इसको खुलेआम कर दिया। इस घटना में ये कैसे खुलेआम हुआ, मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है नेट पे पढ़ें या फिर बुक से पढ़ें, लेकिन सुएज कनाल क्राइसिस बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग खुद से पढ़िएगा। तो द सुएज कनाल क्राइसिस एक्सपोज्ड इट्स डिक्लाइनिंग पावर। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी तक आप पूछिए। मैम 4th लाइन एक बार बता दीजिए फिर से। थोड़ा सा जोर से बोलिए। 4th लाइन बता दीजिए मैम। इन बायोपोलर वर्ल्ड ब्रिटेन वाज विद US द सुपर पावर। कौन सा? इन बाइपोलर वर्ल्ड? हाँ जी मैम। देखिए बाइपोलर वर्ल्ड जो है और यूनिपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर मतलब कि यूनि यानी कि एक महाशक्तिशाली कंट्री, बाइपोलर मतलब कि जिस वर्ल्ड में, जिस संसार में सिर्फ दो शक्तिशाली हो सकते हैं और भी, लेकिन महाशक्तिशाली बिगेस्ट पावर 2 ही होंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी स्थिति बनी कि 2 सुपर पावर थे, एक US यानी कि अमेरिका और दूसरा USSR।
जी सोवियत यूनियन हाँ जी जो अभी रसिया है। जी मैम ये दो सुपर पावर उभर के आए सामने और बाकी कंट्रीज को उनके पीछे हो जाना पड़ा। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि इन बाइपोलर वर्ल्ड ब्रिटेन वाज विद यूएस द सुपर पावर। तो अमेरिका के खेमे में ब्रिटेन हो गया, बस बाइपोलर वर्ल्ड, यही मतलब है। ठीक है, थैंक यू। और 1991 के बाद जो है 1991 के बाद आप जानते हैं कि यूएसएसआर ढह गया। जी तो उसके जस्ट बाद कहा जाता है 90s में जो है कि यूनिपोलर वर्ल्ड था और अमेरिका जो है इकलौता महाशक्तिशाली देश था, जी मैम इकलौता सुपर पावर था। ठीक है, और कोई?